नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे स्पाइसेस की, क्योंकि मसालों की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। जीरे में तेजी है, वही हल्दी में दबाव कायम है। त्योहारों के मद्देनजर कैसी है डिमांड, कैसी है सप्लाई, इस पर करेंगे बातचीत। साथ ही फोकस करेंगे रबर पर, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में रबर के प्राइसेस 7 सालों की ऊंचाई से फिसल गए हैं। क्या है कारण, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आगे शो में बोनाफाइड रबर एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग पार्टनर केतन जोशी मौजूद रहेंगे, अमर अग्रवाल फूड्स के प्रोपराइटर अंकित अग्रवाल और साथ ही मुतल उस्वाल के सीनियर वीपी नमरीत दमानी और प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे स्पाइसेस की, किस तरीके की डिमांड यहां से नजर आ रही है और प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है। अंकित, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन रहेगा, फिलहाल की स्थिति पहले तो समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हमने वेरीड प्राइस एक्शन देखा है पूरे ही स्पाइसेस के पैक में। जीरे में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, हल्दी में प्रेशर है, बीच में हमने हल्दी में सर्ज भी आते हुए देखा था क्रॉप डैमेज की खबरों के बीच में। फिलहाल किस तरीके की सिचुएशन है? अंकित, क्या आप सुन पा रहे हैं? अंकित, आपको ऑडियो मिल रही है? ओके, चलिए अंकित से रिकनेक्ट करेंगे और उनसे बातचीत करके समझेंगे डिमांड सिनेरियो फिलहाल किस तरीके का बना हुआ है। लेकिन अगर हम टर्मरिक के खास तौर से बात करें तो प्राइसेस भले ही अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए हों, लेकिन बीच में क्रॉप डैमेज की खबरों के बीच में प्राइसेस सर्ज हुए थे। नांदेड़, हिंगोली स्पेशली जो रीजन है, मेन स्विंग रीजन, वहाँ पर बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को ख़राब होने के कारण थोड़ी चिंता बनी थी, जिसके बाद प्राइसेस थोड़ा ऊपर गए थे। लेकिन वापस से 3 दिनों में अगर आप देखेंगे स्पेशली तो प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आए हैं। मांग कैसी बनी हुई है, किस तरीके की आवक है, फेस्टिवल डिमांड कैसी नज़र आ रही है, इन सब पर बातचीत करते हैं। अंकित हमारे साथ रिकनेक्टेड हैं। अंकित नमस्कार। पहले तो बताइए टर्मरिक के बारे में, क्योंकि हमने टर्मरिक में तेजी बनते हुए देखी थी क्रॉप डैमेज की खबरों के बीच में, स्पेशली नांदेड़ हिंगोली रीजन की वजह से, लेकिन वापस से प्राइसेस अंडर प्रेशर आए हैं। फिलहाल जीरा हो या हल्दी, किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, टर्मरिक के प्राइसेस जैसा कि हम जानते हैं काफी वॉलेटाइल रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट 18 मंथ्स। वी सॉ अ हाई ऑफ अराउंड 200 रुपीज एंड देन द प्राइसेस रिट्रेस्ड बैक टू 130-140 लेवल्स। बट अब इन लेवल्स पे हमको लगता है कि एक नियर टर्म बॉटम बन सकता है अराउंड 128-130 के आसपास। और इसके दो मेन रीजंस नजर आते हैं दीपाली जी। फर्स्टली, आगे जो आने वाले 4 से 5 महीने हैं वो फेस्टिवल्स के कारण और पाइपलाइन जो है वो रिलेटिवली एम्प्टी है। तो इन दो कारणों की वजह से मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट डिमांड बनी रहेगी। एंड सेकेंडली, अगर हम स्टॉक लेवल्स की बात करें तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेंटर्स मिला के वी एस्टिमेट कि 35 लाख बैग्स के आसपास होना चाहिए, जो कि एक अच्छी डिमांड आने पर एक हैंड टू माउथ सिनेरियो भी बन सकता है। और अगर वैसा कोई सिनेरियो बनता है तो वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू बी अ लिटिल बुलिश एंड we can expect levels of around 160-170 as well. तो टर्मरिक में ओवरऑल हमें डिमांड फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंकित, अगर इनिशियल ट्रेंड्स को देखें तो? डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। आगे आने वाले 3-4 महीने डिमांड अच्छी रहेगी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स। और पाइपलाइन जो है दीपाली जी थोड़ी सी एम्प्टी है रिलेटिवली व्हेन कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स। तो इस वजह से डिमांड वुड बी गुड। और अगर हम सोइंग नंबर्स की बात करें, द सोइंग नंबर्स लाइक वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो अराउंड 30-35% हायर है व्हेन कंपेयर्ड टू द 2024 क्रॉप। एंड वी एक्सपेक्ट द 2025 क्रॉप टू बी अराउंड 85-90 लाख बैग्स। हमने पर्सनली सर्वे किया था तमिलनाडु रीजन में लास्ट वीक। स्टैंडिंग क्रॉप बहुत ही अच्छा लग रहा है और आगे आने वाले साल में अच्छी क्रॉप, अच्छी क्वालिटी आने की उम्मीद है। ओके, वहीं अगर जीरे की बात करें अंकित, तो यहाँ पर दो तरीके के क्यूज देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रही है, लेकिन हायर प्रोडक्शन के भी एक्सपेक्टेशंस हैं। स्पेशली जो गुजरात राजस्थान रीजन है, वहाँ पर सब्सटेंशियल इंक्रीज हमने कल्टीवेशन एरियाज में देखा है। तो ये डिमांड वर्सेज अवेलेबिलिटी सिनेरियो कैसा दिख रहा है फिलहाल जीरे में? दीपाली जी, जीरा हैज बीन ट्रेडिंग इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ 220 to 300 सिंस द लास्ट 8 months to 10 months. तो मुझे लगता है कि दिस रेंज बाउंड सिनेरियो इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल बिफोर वी गेट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स। जैसा कि आपने कहा
एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों ही डिमांड बहुत ही कंसिस्टेंट रही है, रोबस्ट रही है, और सप्लाई भी एट द सेम टाइम इट्स वेरी स्टैगर्ड। किसान के पास भी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। द क्रॉप वाज गुड 2024 का, तो वी एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू कंसोलिडेट इन द रेंज ऑफ 240 to 280 बिफोर वी गेट एनी न्यू ट्रिगर्स एंड वी एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट फ्रॉम दीज लेवल्स। तो लार्जली हमें लगता है कि द प्राइसेस शुड बी ओवरऑल, वैसे ओवरऑल जीरा प्रोडक्शन लग कैसा रहा है? Jeera production has been good. Since the prices were high, farmers have, like we all know, sowing अच्छी रही है. The farmers have taken care of the crop. और जो market में माल आ रहा है वो भी the quality is nice, the quantity is good, the acreage has been nice. So we expect the supply to be very consistent and staggered before the next crop arrives. So the demand and supply दोनों ही मतलब कंसिस्टेंट रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से कि प्राइसेस मुझे कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स। ओके, तो रेंज क्या रह सकती है आपके हिसाब से नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में, अगर इफ दे कंसोलिडेट? द जीरा should trade in the price range of around 242, 280, 290. That is what we think before any new trigger comes. तो अभी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं लगा है कि कोई प्राइसेस में कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। So this should be the broad range, 250 to 290. That is the range we are looking at. ओके, और अंकित क्विकली कोरिएंडर के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं, क्या व्यू प्राइसेस पर? कोरिएंडर में दीपाली जी थोड़ा सा तेजी का माहौल था, बट somehow the market was not able to absorb the new crop that was coming to the market, जिसके वजह से कि we saw the prices come down from 78 to 68, 69, 70 level. वहाँ पे मुझे लगता है कि एक बॉटम बन गया था. वी हैव सीन द प्राइसेस रिबाउंड टू 74 लेवल एंड वी हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन कोरिएंडर प्राइसेस. कहीं भी मतलब ये प्राइसेस अगेन 80, 85, 90 रीटेस्ट कर सकते हैं. सो वी आर अ लिटिल बुलिश एज फार एज कोरिएंडर इज कंसर्न्ड. ओके, चलिए शुक्रिया अंकित, क्विकली स्पाइसेस पर अपने कमेंट्स शेयर करके फंडामेंटल्स डिस्कस करने के लिए और प्राइसेस पर व्यू देने के लिए. आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं रबर की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो 7 सालों की ऊंचाई से फिसल गए हैं. इस पर बातचीत करने के लिए बोनाफाइड रबर एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग पार्टनर केतन जोशी हमारे साथ मौजूद है. केतन जी नमस्कार, स्वागत है आपका. लगातार सर्च देखी हमने रबर के प्राइसेस में, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी. वेरियस रीजंस रहे, थाईलैंड फ्लड उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है. उसके अलावा भी रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी हो या फिर राइजिंग इंटरनेशनल डिमांड ही क्यों ना हो. अब जो ये प्राइसेस ऊपरी स्तरों से हल्का हुए हैं, इसके पीछे क्या ठोस कारण है, या फिर लगातार जो प्राइसेस हायर साइड पर बने हुए थे इसीलिए थोड़ा हल्का हो रहे हैं? क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? हाँ, लगातार बढ़ते गए थे. नाउ दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कमिंग डाउन बैक, बिकॉज द कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी भी मायने रखते हुए इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे करेक्ट अप टू अ सर्टेन लेवल. So international prices are leading us also, but I think now they should have bottomed out, or I don't see a further fall after all these corrections, which is almost in Indian market. It is more than 25% of a fall from going up to a high of 255 for RSS4 grade. Now it is 200 today, so it's a 25% correction. Okay. तो इन लेवल से और नीचे प्राइसेस नहीं जाएंगे, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, इससे नीचे तो लग नहीं रहा है कि जाए. ओके, अच्छा केतन जी, फिलहाल डोमेस्टिकली स्पेशली बात करें तो सप्लाई सिचुएशन कैसी है? क्योंकि जब हमने सर्च देखा था, ऑल्दो जो सर्च डोमेस्टिक मार्केट में आया था वो इन टैंडम विद इंटरनेशनल मार्केट था, बट स्टिल जो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई टाइटनेस भी थी. फिलहाल कैसी सिचुएशन है सप्लाई साइड पर? सप्लाई साइड also is very short, it is not improved, और आगे चल के नॉर्थ ईस्ट मानसून की इम्पैक्ट क्या रहेगी वो भी देखना जरूरी है. So we are heading towards a difficult scenario where supply will be tight. So that's why I said this is a very, very low rate considering the supply scenario. ओके, तो फिर क्या मान के चले कि यहाँ बॉटम बनाकर प्राइसेस वापस सर्ज हो सकते हैं? जैसे आपने कहा नीचे तो आएंगे नहीं, सप्लाई टाइटनेस बनी हुई है. डिमांड कैसी दिख रही है फिलहाल? डिमांड सबड्यूड थी बिकॉज ऑफ द रेट जंप और इंक्रीजेस.
But if the rates stabilize and go up proportionately very slowly, then demand also भी बनी रहेगी. ओके, तो अब प्राइसेस क्योंकि इन्हीं स्तरों के आसपास हैं, जैसे आपने कहा कि शायद यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, तो एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से डिमांड कम बैक होगी डोमेस्टिक मार्केट में स्पेशली. हाँ जी, डिमांड वी एक्सपेक्ट द डिमांड टू स्टार्ट. ओके अच्छा सर, कोई फिगर्स शेयर कर सकते हैं क्या कि ओवरऑल कितना प्रोडक्शन रह सकता है? हालांकि लोअर साइड पर ही रहेगा, इसकी संभावना तो काफ़ी समय से जताई जा रही थी, बट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल? Around 10% drop in crop this year from the season starting from April. So 10% drop है crop में. ओके अच्छा, एक चीज़ और क्विकली, काफ़ी सारे बड़े रिटेलर्स हैं जो कि नेशनल रबर को लोअर प्राइसेस, मतलब मार्केट मौजूद लोअर प्राइसेस पर प्रोक्योर करते हैं. खबरें ऐसी भी थी कि उन्होंने स्टॉक होल्ड किया हुआ है इस एंटिसिपेशन में कि प्राइस बढ़ सकते हैं. इस तरह की होर्डिंग फिलहाल हो रही है क्या अभी भी? बिल्कुल भी नहीं. दिस वाज रॉन्ग मिसकंसेप्शन. There was no enough supply neither in India nor abroad कि कोई कॉर्नर करके एंटिसिपेट करे. That's why the jump was very drastic. It was a genuine short supply. ओके चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ क्विकली देने के लिए रबर पर. फिलहाल रबर की सप्लाई कम है, प्राइसेस पीक से 25% तक नीचे आ चुके हैं. यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बल्कि रिकवरी ही यहाँ से बनती हुई दिखाई देगी. डिमांड स्लो डाउन ऑल दो देखने को मिला है और उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीज़न यही रहा है क्योंकि प्राइसेस काफ़ी सर्ज हो गए थे. अब प्राइसेस क्योंकि कम हुए हैं तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ से थोड़ी सी जो डिमांड है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रबर की. तो ये बात हुई मिस्टर केतन जोशी से. चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर. चलो वापस आते हैं. आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री. मोतीलाल ओसवाल के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और प्रोइंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश तुमानी हमारे साथ बने हुए हैं. फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर. नवनीत और दिनेश जी, आप दोनों का ही स्वागत है. बताइए नवनीत, पहले आप ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से. वेल हम लास्ट 4-5 दिनों से गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी सी हलचल देख रही है और दबाव का माहौल देख रहे हैं. मुझे लगता है कि चाइना की तरफ से जो पैकेज आने की एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं आने की वजह से सिल्वर प्राइसेस अच्छे करेक्ट हुए हैं. यहाँ से एक रीजनेबल बाउंस बैक हमको सिल्वर प्राइसेस में देखने मिल सकता है. 89,000 के आसपास जहां भी मिले आप बाय कर सकते हैं. 88,200 का आप स्टॉप लगाइए एंड अपसाइड में मुझे 90,500 91,000 तक के स्तर वापस रिबाउंड होते हुए नजर आते हैं. साथ ही साथ जिंक में एक अच्छा ट्रेडिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है. निचले लेवल से अच्छा रिबाउंड देखने मिला है. 3,000 का स्तर इंपॉर्टेंट है एलएमई पे, जो कि ब्रीच नहीं हुआ है. मेरा मानना ये है कि अगर 277 के आसपास मिले तो आप जिंक बाय कर सकते हैं. 275 का स्टॉप लगाइए. ऊपर में 282 285 तक के भी टारगेट देखने मिल सकता है. दिनेश, आपकी तरफ से क्या रहेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? जी बिल्कुल, मुझे गोल्ड ज्यादा स्ट्रांग लगता है सिल्वर के मुकाबले, क्योंकि सिल्वर अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से कम 6,000 रुपए नीचे आ चुकी है, जबकि गोल्ड मात्र 1,500 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है. इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है. यहाँ पर बाउंस बैक शार्प आ सकता है. आई थिंक एनीथिंग अराउंड 75,000 रुपया मुझे लगता है गोल्ड एक अच्छा स्तर है बाय करने के लिए. डाउन साइड मुझे लगता है कि 74,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 75,500 का टारगेट हमें देखा जा सकता है. तो गोल्ड मेरा बेस्ट बेट है. गोल्ड पे बेट करने में मुझे लगता है ज्यादा मुनाफा हो सकता है. साथ ही साथ जैसे कि नवनीत ने कहा कि जिंक थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग दिखता है बाकी मेस मेटल्स के मुकाबले. एनीथिंग अराउंड 76 276 के आसपास बाय किया जा सकता है. 280 284 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं. 275 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है. इंटरेस्टिंग है, हमारे दोनों गेस्ट की चॉइसेस सेम है, तो कन्विक्शन आपका ज़्यादा होना चाहिए इन्वेस्टर्स का. सिल्वर और प्लस जिंक दोनों पर ही खरीदारी की सलाह है. अच्छा नवनीत, गोल्ड में कन्विक्शन खरीदारी का भले ही सिल्वर में ज़्यादा हो, बट गोल्ड को लेकर अभी व्यू क्या बन रहा है? प्राइसेस क्या रेंज में ही रहेंगे? अगर हाँ तो वो रेंज क्या हो सकती है? एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स क्या करें? क्या स्ट्रैटेजी रिलुक करें? क्या सजेशन रहेगा? वेल पिछले हफ्ते भी आपके शो पे मेरा मानना ये था कि 76,000 या $2,700 जो है वो थोड़े से ओवर स्ट्रेच प्राइसेस है. और जब भी थोड़ा सा एक डिसेलरेशन होगा वॉर रिलेटेड कंसर्न्स में, तो इसमें एक रीजनेबल करेक्शन देखने मिलेगा. तब से अब तक करीब करीब हमने 900 से 1,000 रुपए का फॉल देख लिया. और मेरा मानना यही है कि छोटा मोटा बाउंस तो आता रहेगा, बट एक बार जो ट्रेजेक्टरी है वो थोड़े से नेगेटिव साइड पे रहेगी. और यहाँ से आपको 74,500 74,200 तक के भी स्तर देखने मिल जाएगी. कोई सरप्राइज नहीं होगा. तो सेल ऑन रैली का स्टांस रखता हूँ गोल्ड में. मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई भी मेजर
अगर कोई मेजर ट्रिगर हो गया, वॉर बहुत ही स्पीड में एस्केलेट हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ पे एक बार के लिए हमने मोस्ट नेगेटिव फैक्टर्स प्राइसिंग कर लिए और थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो 800 से 1000 रुपए नीचे यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने के लिए, बट फिलहाल थोड़ा सा कॉशियसनेस अपनाना जरूरी है। ओके अच्छा दिनेश जी, क्रूड पर क्या राय है आपकी? प्राइसेस आज वापस 2% ऊपर है, लेकिन एक वो ईरान इजराइल टेंशन एक फैक्टर है जो प्ले करेगा आगे भी रोल की, क्या कैसे वो अनफोल्ड होता है उसी तरीके का रिएक्शन हम देखते हैं। बट सो फार अवॉइड करना चाहिए कच्चे तेल को जब तक उथल पुथल मची हुई है मिडिल ईस्ट में, या कोई और स्ट्रैटेजी? क्या व्यू है इन लेवल से? जी दीपाली जी, अगर पिछले 8 से 10 दिन अगर हम देखते तो निचले स्तरों से 5570 का लो बनाया था, वहां से 6500 रुपए आ चुका है। मैं कहूंगा 20% की तेजी इसमें आई और वहीं से जो है 7% की मंदी भी आ चुकी है। 6500 के लेवल से डाउनसाइड हमने 6000 के लेवल से भी देख ली है। तो ये जो सारी अफरा तफरी हो रही है ये मोस्टली मिडिल ईस्ट टेंशन को लेकर ही हो रही है। डिमांड सप्लाई में मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि डिमांड बिल्कुल कमजोर है। चाइना फैक्टर को हम मद्देनजर रखते हो तो डिमांड में कमजोरी है और सप्लाई निरंतर इसमें बढ़ रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि डाउनसाइड अगर 6170 नीचे के मिलता है यहाँ से 50 से 60 रुपया, तो वही खरीदारी बन सकती है। 6320 के लेवल्स अपसाइड हमें देखने मिल सकते हैं, जहां पर दोबारा एक बार सप्लाई साइड बन सकती है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 6100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 6170 के आसपास बाय करना चाहिए। ओके अच्छा दिनेश जी, एक राय आपकी स्पाइसेस पर भी चाहिए, यहाँ पर आपका क्या व्यू रहेगा? जैसे अगर देखा जाए मोस्टली तो सारा रीबाउंड एक्टिविटी चल रहा है, खास करके अगर मैं जीरा को तो डाउनसाइड 25000 रुपए का लेवल है जो एक बेसलाइन सपोर्ट कर रहा है। अपसाइड मुझे लगता है कि 27000 का लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अराइवल जो है निरंतर मंडी में 10 से 12000 बोरी ऊर्जा मार्केट में आ ही रही है। एक्सपोर्ट जो डिमांड देखी हमने सितंबर में करीब करीब 17000 टन का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसके चलते ही प्राइसेस ने बेस बनाया। आगे की जो रणनीति होगी मोस्टली सोइंग डेटा देखकर ही होगी। हाल फिलहाल मुझे लगता है 2000 रुपए की रेंज में जीरा ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वही अगर मैं धनिया की बात करूं तो मुझे लगता है कि सोइंग शायद इस बार थोड़ी सी कम हो। 7250 के आसपास धनिया अगर नवंबर का आता है तो वहां पर अच्छी खरीदारी का अवसर रह सकता है। 7600 के लेवल्स हमें 1 या 1.5 महीने के भीतर में देखने मिल सकते हैं। 7000 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर मैं हल्दी की बात करूं तो निजामाबाद में हल्दी एकदम ड्राई हो चुकी है। अराइवल्स में सोइंग जो है 30 से 35% बढ़कर है। डिमांड सप्लाई इन लाइन हैंड टू हैंड चल रहा है। मुझे लगता है कि 13700 13800 का नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट हल्दी एक बार बाय किया जा सकता है। 14200 14400 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। डाउनसाइड 13500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी सभी कमोडिटीज़ पर। शुक्रिया नवनीत और दिनेश, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज़ पर डिस्कशन करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।